वैसे अपनी वीडियो के स्टार्ट में बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज बोल रहा हूँ भाई, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि कुछ सही सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और मुझे ये समझ नहीं आया कि मैंने इन्फॉर्मेशन आज तक आपको दी क्यों नहीं। खैर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रोमन रेंज के बारे में। तो रोमन रेंज जो इंटरव्यूज के अंदर लगातार लोगन पॉल के बारे में बातें किए जा रहे हैं, उन्होंने इंसल्ट किया लोगन पॉल को। वो इंसल्ट कर रहे हैं लेकिन ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे कि वो जाने अनजाने में कर रहे हैं, बट आई थिंक ये सारी इंटेंशनली चीजें हो रही है लोगन पॉल के लिए। रोमन रेंज ने कहा कि देखो जब वो WWE के अंदर आया था मैं उसकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था ये बंदा कौन है। मैं कोई 15 साल की बच्ची लड़की तो हूँ नहीं कि मुझे लोगन पॉल के बारे में पता होगा कि खुद को बीयर टेपिंग करना है, ये सब करना। मतलब रोमन रेंज कह रहे हैं ये जो लोगन पॉल का ये जो काम है, धंधा है, जो भी है, ये मेरे अल्ले पल्ले का तो बिल्कुल भी नहीं है। ये अब आया इस बिजनेस के अंदर तो मुझे इसके बारे में जो है नॉलेज हुई है कि हाँ लोगन पॉल कुछ ऐसा बंदा है और वो ये सारी चीज़ें करता है। आई थिंक इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर रोमन रेंज यही करने वाले हैं कि हाँ लोगन पॉल कौन बंदा है। नहीं जो भी है ऐसा कुछ है। भले ही सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा लोगन पॉल को कितने ज़्यादा लोग फॉलो करते, बट बावजूद इसके रोमन रेंज क्योंकि हैं गॉड लेवल के ऊपर तो उनके सारी बातें कहना बनता भी है। नेक्स्ट बात करते हैं ऊसोस के डीथ्रोन होने के बारे में, उनसे टाइटल्स लेने के बारे में। तो ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से एक ट्वीट आता है, आप लोग इसको देख सकते हो। यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि एवरीवन इंक्लूडिंग अस बिलीव्स इट विल बी केओ एंड सैमी, यानी केविन ओवेंस एंड सैमी हु डीथ्रोन द ऊसोस, बट इफ इट इज नॉट केओ एंड सैमी बट सैमी एंड समवन एल्स। मतलब कि यहाँ पे ज़ेरो न्यूज़ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन की टीम नहीं बनती और ये ऊसोस को डीथ्रोन नहीं कर रहे, क्या पता वो नाम सैमी ज़ेन और कोई बंदा हो सकता है। अब जब ऐसे बात लगी तो यहाँ पर मैं स्पेकुलेशंस देख रहा था कि सैमी के साथ जिमी को ही जोड़ रहे हैं, मतलब सैमी और जिमी ही कैसे डीथ्रोन करेंगे उसको में समझ नहीं आया। सोलो सिकोवा का नाम यहाँ पे आ रहा है, तो अगर ऐसा कुछ WWE प्लान करे तो वो बंदा कौन हो सकता है। वैसे मेरे ख्याल से ऊसो से चैंपियनशिप जाए उससे पहले ये चीज़ लोगों को सोचनी चाहिए कि रोमन रेंज के पास से चैंपियनशिप जाएगी, क्योंकि अगर वो चैंपियनशिप जाती है जो रोमन रेंज के पास है अनडिस्प्यूटेड, तभी मुझे लगता है कि ऊसोस के पास से भी कोई चैंपियनशिप जाने का मतलब बनता है। वैसे आई थिंक केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन को देख के लग रहा है कि अगर इनको ये साथ लाते हैं तो फिर बड़ा टीम के रूप में भी काम कर सकते हैं, और क्योंकि ट्रिपल एच इसको चलाएंगे तो फिर वो चीज़ बेटर भी होगी। अब आपके हिसाब से, चलो रोमन रेंज की तो बहुत बात कर ली हम लोगों ने, ये भी बताओ कमेंट करके कि ऊसोस को कौन डीथ्रोन करेगा, क्योंकि भाई उनका भी रेन इतने टाइम से चल रहा है, रिसेंटली रिकॉर्ड भी बना लिया उन्होंने इतने लंबे रेन का रिसेंट टाइम में WWE के अंदर। तो जरा ऊसोस के बारे में बता दो भाई, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या लगता है कौन जीतेगा ऊसोस के पास से चैंपियनशिप। नेक्स्ट बात करते हैं लोगन पॉल एंड रोमन रेंज के बारे में फिर से। तो लोगन पॉल के साथ में जेक पॉल आएंगे, इसके चांसेस पूरे हैं, जो कि उनके भाई हैं। मैंने आपको बताया था उन्होंने कैसे पॉल हेमन के बारे में ट्वीट नहीं किया था कि उनको डॉग से कंपेयर कर दिया और नो डिसरिस्पेक्ट भी लिख रहे हैं, फिर लोगन पॉल की तारीफें भी कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों WWE करेगी कि वो जेक पॉल को लोगन पॉल के साथ लेके आएगी? इसके पीछे सिंपली रीज़न है कि WWE को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आई बॉल्स चाहिए, और जेक पॉल भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्बैट स्पोर्ट के अंदर आपको पता है वो एक्टिव हैं, तो वो वाली जो ऑडियंस WWE को चाहिए, तो फिर वो उसको अगर बैड बनी को जब WWE लेके आ सकते हैं जो कि रैप करते हैं, तो फिर आप सोच सकते हो कि WWE बस ये चाहते हैं कि अलग अलग जगहों से हमको ऑडियंस मिले, कि लोगों को पता तो चले कि हम कौन हैं, और जब पता चलेगा तो फिर अगर हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे तो फिर वो देखेंगे। तो जेक पॉल के आने से वो चीज़ डबल हो जाएगी और फैंस और भी ज़्यादा देखेंगे इस चीज़ को। तो चांसेस पूरे हैं कि वो जो उन्होंने ट्वीट किया था उसका मतलब यही था। उन्होंने कहा नहीं था कि मैं आ सकता हूं, बट हाँ WWE उनको लाने का जो जुगाड़ करिए, पैसे वैसे जेब बड़ी तगड़ी करके WWE को भरनी पड़ेगी उनकी, बट हाँ कोई बात नहीं, ऐसे मैच तो हो रहा है तो फिर उनके भाई को लाने का पूरा सेंस यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रैंडी ओर्टन के बारे में। तो रिसेंटली मैंने आपको उनके बारे में अपडेट दी थी कि WWE शायद उनको लेके आ सकती है रॉयल रंबल से पहले या फिर रॉयल रंबल के अंदर। अब रिसेंटली एक पिक्चर ट्विटर के ऊपर चल रही है उनकी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रैंडी ओर्टन को, बियर्ड उनकी पूरी है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि थोड़े से बूढ़े हो गए हैं रैंडी ओर्टन। वैसे देख के लग भी रहा है अब एज बढ़ रही है भाई, बंदा थोड़ा बूढ़ा दिखना तो शुरू होगा ही, तो अच्छा नहीं लगता वैसे से देख के, पता नहीं क्यों कि हाँ अपने जो फेवरेट सुपरस्टार्स है वो धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। मतलब अंडरटेकर रिटायर हो गए तो ऐसे दिल को अब ऐसे समझ में आता है कि नहीं, हमारे इतने पुराने देखे सुपरस्टार रिटायर होंगे एक टाइम में, जिनको बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। एंड वैसे अभी मैं रैंडी ओर्टन के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, अभी तो उनको आना है, बहुत कुछ करना है, 10 साल तो और देने पड़ेंगे रैंडी ओर्टन को WWE के, नहीं तो ऐसे मज़ा नहीं आने वाला। मैलेकाई ब्लैक, एलिस्टर ब्लैक के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारी बातें रिसेंट टाइम में एलिस्टर ब्लैक को लेकर हुई हैं। मैंने आपको ये बताया था कि उन्होंने WWE में वो आना चाह रहे हैं, शायद AEW से वो उन्होंने रिलीज़ की बात करी है, इसके बारे में तुमको कंफर्म ही ऑलमोस्ट रिपोर्ट पता चल गई थी। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है मैलेकाई ब्लैक के बारे में, एलिस्टर ब्लैक के बारे में, वो उन्होंने बहुत लंबे चौड़े क्या कहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर फोटोज़ के अंदर बताई। आप यहाँ पे पोस्ट देख सकते हो, लेकिन इसको पूरा पढ़ने बैठा तो ये वीडियो यहीं पे पूरी 20 मिनट की, आधे घंटे की हो जाएगी। तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ यहाँ पे मैलेकाई ब्लैक या फिर एलिस्टर ब्लैक क्या कहना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि रिसेंट जो टाइम रहा है उनका वो काफ़ी ज़्यादा
मेंटल हेल्थ को लेकर वो परेशान हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे अपने आसपास में ऐसी चीज़ें देखी जैसे कि मेडिकल सेटबैक्स की उन्होंने बात करी, एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड को सुसाइड की वजह से उन्होंने खो दिया, उनका एक बहुत ही क्लोज मेंबर था जिसको ऑलमोस्ट वो खो चुके थे। तो ये सारी चीज़ें ने उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है और अब वो चाहते हैं कुल मिला के एक ब्रेक। और यहाँ पर उन्होंने इस बात को भी कंफर्म किया कि उन्होंने AEW से रिलीज की भी बात की थी, मतलब कि जो हमने सारी रिपोर्ट सुनी थी वो सही थी। तो कुल मिला के एलिस्टर ब्लैक ये कहना चाहते हैं कि भाई मुझे अभी फिलहाल सारी चीज़ों से ब्रेक चाहिए। और ये बात उन्होंने खुल के बोली है सोशल मीडिया के ऊपर, ये बहुत सही है, क्योंकि नहीं तो फिर कहते हैं ना वो अलग अलग तरीके की बातें बनती है। तो वो चीज़ मुझे लगता है यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक ने बहुत सही की है, जो फिलहाल कुछ टाइम के लिए वो जो है सही चीज़ है। और मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको लोग ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं लेते, अब ये सारी चीज़ मेरे साथ हो चुकी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा होती है। जब तक नहीं होती तब तक समझ में नहीं आता, लेकिन हो जाती है तो फिर इससे खतरनाक कोई चीज़ लगती नहीं है। मतलब मेरे साथ अभी भी आपको पता है हैंड अभी भी मेरा फ्रैक्चर ही है, इसकी पूरी मूवमेंट नहीं है अभी भी। आपको लगता है मैं ऐसे खड़ा हूँ तो हाँ बात कर रहा हूँ, लेकिन इसकी मूवमेंट नहीं है पूरी। यहाँ पे अभी भी जो है ब्लीडिंग वगैरह हुई है कल परसों ही। तो हाँ, इन सारी चीज़ों से भी खतरनाक होती है मेंटल हेल्थ। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता भी रहा हूँ, एज फ्रेंड ही मान लो या फिर जो भी मान लो, तो ये चीज़ को मैं समझ सकता हूँ। एलिस्टर ब्लैक को ब्रेक चाहिए और वो ज़रूरी है उनके लिए, तो फिर उनको वैसे करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वो वाइट रैबिट के बारे में। तो मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि WWE ये क्या चल रहा है। कभी स्मैकडाउन के ऊपर हमने वो देखा था कि वो मैंने आपको दिखाया नहीं था कि वो वीडियो में ऐसे सब लोग ऐसे फायर फ्लाइज ऐसे जला रहे हैं, उसके बाद फिर रेड लाइट भी वहाँ पे हो रही है। तो WWE इसको लाइव इवेंट के अंदर भी कर रही है। अब वाइट रैबिट क्या है, तो जब इसको अंदर इसकी परतें खोली गई तो लूचा अंडरग्राउंड के अंदर वाइट रैबिट जो है कैरन क्रॉस का एक गिमिक था, उस चीज़ को यहाँ पे जो है निकाला गया ट्विटर के ऊपर, और कैरन क्रॉस ने इसके ऊपर रिएक्ट भी किया। आप लोग ये इमोजीज के थ्रू देख सकते हो, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि ये गड्ढा है, गड्ढे में रैबिट जा रहा है, क्वेश्चन मार्क टिकटॉक। तो शायद इससे जो रिलेशन है वो ब्रे वाइट या फिर फील्ड का है, उसके रूमर्स भी हैं, और साथ में कैरन क्रॉस से उससे भी है। अब किस बात के ऊपर बिलीव किया जाए ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर कैरन क्रॉस ऐसी इमोजीज के साथ रिप्लाई कर रहे हैं तो फिर शायद हम लोग ये मान सकते हैं कि ये चीज़ जो है कैरन क्रॉस के लिए इसका ब्रे वाइट एंड द फील्ड से कोई रिलेशन है नहीं। अब क्या है क्या नहीं है ये तो थ्योरी सब तक चलती रहेंगी जब तक हमको इसके बारे में कुछ क्लियर ना पता चल जाए। लेकिन हाँ, कैरन क्रॉस अगर इस गिमिक के साथ आ रहे हैं तो फिर वो भी एक फ्रेश चीज़ होगी टेलीविजन के ऊपर देखने के लिए। वैसे अभी भी की चीज़ कोई पुरानी नहीं हुई है, उसको भी WWE जो है कंटिन्यू कर सकती है। कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए आपको थियरी और केविन ओवेंस का मैच देखने को मिलेगा। मैं पता नहीं इस मैच के लिए इतना क्यों एक्साइटेड हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं प्रीमियम लाइव इवेंट के मैचेस के लिए एक्साइटेड होता हूँ, क्योंकि जो प्रोमो भी इनके बीच हुआ था वो मुझे देख के काफ़ी सही लगा था। और बाकी कल एक बहुत तगड़ा मैच है सेथ रॉलिंस और बॉबी लैशली के बीच में यूएस चैंपियनशिप के लिए। इसके ऊपर दोनों के रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बॉबी लैशली कहते हैं कि सेथ वांट्स टू टॉक अबाउट द यूएस टाइटल लाइक इट्स बिलो हिम, लेकिन ये जो टाइटल है वो रिप्रेजेंट करता है हार्डेस्ट वर्कर्स को जिस बिजनेस के अंदर है, और मैं बहुत प्राउड करता हूँ कि मैं इस चैंपियनशिप को होल्ड करता हूँ और मैं इसको डिफेंड करूंगा अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो ये तो बॉबी लैशली कह के बता रहा है कि नहीं भाई तुम मेरे से जो है नहीं कर सकते, मैं जो है ठीक है इस चैंपियनशिप को रखूंगा अपने पास में। और सेथ रॉलिंस क्या कहते हैं, ये सेथ रॉलिंस से बात की अरमान जगा दी उन्होंने लिखा दिस वन इज गोना बी स्पेशल। मतलब कि सेथ रॉलिंस क्या कहना चाह रहे हैं, स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, वो चैंपियनशिप जीतने वाले हैं भाई, इससे तो हम लोग यही मान सकते हैं इस बात को। तो कल एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है इन दोनों मैचेस को लेके, और रेसलिंग आई थिंक ये बहुत बढ़िया करने वाले हैं कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं लोगन पॉल एंड रोमन रेंस के अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के बैटिंग ऑड्स के बारे में। एंड बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग कौन सा सुपरस्टार इस मैच को जीत रहा है। अब आप स्क्रीन के ऊपर देखो बैटिंग ऑड्स, रोमन रेंस के अगर आप देखोगे तो वह है 1/14, और अगर लोगन पॉल के देखोगे तो वह है 11/2। अब इसका क्या मतलब है, मैंने आज तक आपको बताया है कि हाँ ये सुपरस्टार फेवरेट है, लेकिन अब मैं ये कह रहा था इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वो यही है कि ये ऑड का क्या मतलब है, इसको क्या देखते हैं। तो होता क्या है बैटिंग ऑड, यही होता है कि मैच होने से पहले हाँ लोग बैट करते हैं कि ये जीतेगा वो जीतेगा, और उससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ रोमन रेंस जीतेगा, और अगर मैंने इसके ऊपर बैट किया और अगर वो सही होती है तो फिर मुझे है ना मेरी जेब जो है भारी हो जाएगी ऐसे करके। तो इसको देखने का इसको कैसे देखें 1/14, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने 14 स्टेक्स लगाओगे रोमन रेंस के ऊपर कि वो जीतेगा, तो बदले में आपको आपके 14 स्टेक तो मिलेंगे, लेकिन साथ में वो एक स्टेक भी मिलेगा जो आगे लिखा हुआ है 1/14। यानी कि अगर आप 14 लगाओगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में आपको 1 वहां से आके मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगन पॉल के ऊपर बैट करते हो, बैट वैसे करना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत चीज़ है, इसको मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप लोगन पॉल के ऊपर करते हो तो अगर आप
2 अपना स्टेक पर लगाओगे तो आपको 2 तो मिलेगा ही अपना और साथ में 11 भी मिलेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट किस में हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है आपको लोगन पॉल के ऊपर बैट करने के लिए, और जिसके ऊपर आप बैट करते हो सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट होता है। इसका मतलब कि वो सुपरस्टार उस मैच को जीतने के लिए फेवरेट नहीं, क्योंकि आपको कब प्रॉफिट ज्यादा होगा? जब आप ऐसे बंदे के ऊपर बैट करोगे जिसके ऑलरेडी चांसेस ज्यादा। वो कहते नहीं है कि भाई आरसीबी और मुंबई का मैच है, आरसीबी बहुत तगड़ी चल रही है लेकिन उसके बावजूद भी मैं मुंबई ले रहा हूं, तो आप सामने से बोलोगे ना मैं मुंबई ले रहा हूं तो मैं जीतूंगा, तो मैं ज्यादा पैसे चाहिए, हाँ ऐसे करके। तो ये इसका मतलब होता है। तो अगर लोगन पॉल के ऊपर बैट की तो इसका मतलब कि आप ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि लोगन पॉल ऑलरेडी इस मैच को जीतने के लिए अंडरडॉग हैं। तो 14 लगाओगे तो आपको सामने से मिलेगा रोमन रेंस के लिए 1, और अगर लोगन पॉल पे 2 भी लगाओगे तो आपको सामने से मिलेगा 11। तो आप लोग देख सकते हो ये जो डिफरेंस है वो कितना ज्यादा है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो बैटिंग ऑड्स का अंतर है वो बहुत ज्यादा है, वो इसी के बेस पर होता है। तो ये चीज मैंने आज तक आपको वैसे पता नहीं बताई क्यों नहीं थी, इसलिए नहीं बताई थी शायद क्योंकि इसको बताने में इतना टाइम लग रहा है, बट आज ऐसे सोच के आया था कि आपको बताऊंगा। तो ये है भाई, रोमन रेंस जो है मैच को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि आप अब इससे अंतर समझ लो कि ये अंतर कितना ज़्यादा है। वैसे कभी कभी ये प्लस माइनस में भी होता है, वो भी आएगा तो किसी दिन आपको समझा दूंगा प्लस माइनस में। जैसे अभी तो ये ऐसे 1/14 करके नहीं, प्लस माइनस में भी होता है, इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। वो सब मैं मैच क्यों पढ़ाने बैठूँ आपको, लेकिन सिंपली रोमन रेंस है करंटली इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट, कि वो लोगन पॉल के सामने अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। क्या कहोगे आप लोग इसके ऊपर, बताना कमेंट सेक्शन में। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ चलते हैं। छोटी सी बात है, गोल्डबर्ग का मंथ चल रहा है, हैशटैग गोल्डबर्ग 25 WWE सेलिब्रेट कर रही है। पूरे 25 साल हो जाएंगे गोल्डबर्ग को 22 से 23 सितंबर को प्रो रेसलिंग में आए हुए। तो जस्ट आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ, और WWE जो कंटिन्यूसली अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको लेकर हमको चीजें बता रही है, जैसे ब्रॉक मीट्स गोल्डबर्ग ऐसे करके WWE कह रही है। तो ये वाला मंथ पे शायद सब लोग गोल्डबर्ग को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन क्या पता WWE गोल्डबर्ग को लेकर इस महीने में कुछ प्लान कर सकती है, पॉसिबली उनका रिटर्न। ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, करने को WWE कुछ भी कर सकती है। वीडियो अच्छी लगी वाली तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।